अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर। So last class में हम lecture 5 I think we have finished lecture 5 finding the domain and range of a quadratic function और I think के टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। हाँ ये इसके बिल्कुल एंड पे हम आ गए थे आई थिंक लेक्चर 5 की। यहाँ से देखिए हम क्योंकि क्लास मेरी वॉइस क्लियर है। यहाँ हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया था और यहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमने स्टार्ट किया था फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन। देखिए ये कहते हैं कि सर अगर किसी स्क्रीन शेयर क्यूबिक नहीं हो फंक्शन रही। का हमें इन्वर्स मालूम करना है, लेट सपोज यहाँ 5x क्यूब प्लस 1 लिखा है। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बेसिक क्यूबिक टूल किट फंक्शन एंड सर टूल किट फंक्शन ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ ना इसके ऊपर हम कोई टेक्निक ऐसी अप्लाई करते हैं कि इसका इन्वर्स कैलकुलेट हो जाए एंड बेस्ड ऑन आवर नॉलेज ऑफ दैट फंक्शन। तो अब देखिए y इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 1 हमने क्या किया कि ट्रांसफॉर्मेशन कर दी x की y से, तो फंक्शन x y क्यूब 5y क्यूब प्लस 1 बन गया और y क्यूब को सब्जेक्ट बना लिया। जब y क्यूब है, असल में ये एक स्टेप है जिसको आपको समझना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि ये मैंने आपसे जैसा कहा ना कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 1 थी। अब ये कहते हैं कि x को y से रिप्लेस कर दो, तो ये x इज इक्वल टू 5y क्यूब प्लस 1 हो गया। फर्दर जब इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे तो x माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू वाई क्यूब और टेकिंग क्यूब, यानी अगर हम ये इस तरह से ले लेते हैं क्यूब रूट, तो ये x माइनस 1 की पावर अपॉन 5 की पावर 1/3, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 होल पावर 1/3। अब यहाँ एक स्टेप समझिएगा, y एक्चुअली फंक्शन होता है x का, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब अगर मैं इसको बनाऊं तो इस तरह x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, ये चीज़ होगी ना। तो x की जगह हम रिप्लेस y की जगह मतलब
ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अब हम ये कहते हैं वाई क्यूब बेसिकली, जब ये आ गया आपका वाई क्यूब की आपने वैल्यू रख दी, तो हमने जब इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में बनाया तो x असल में किसके इन्वर्स है, यानी सिचुएशन हमारे पास ये बनी ना वाई क्यूब, तो ये जो y आ गया बेसिकली ये y इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ x करके आ गया, इनवर्स फंक्शन ऑफ y। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। ये सिचुएशन है जिसको हमें एनालाइज करना था। अब इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये कहते हैं कि एक्स को डायरेक्ट सब्जेक्ट बना लें आप। ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की का एक स्टेप हमने दिखाया है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप ना भी दिखाएं तो वाई को सब्जेक्ट बना लें, भाई वही लिखा था ना, क्या लिखा था, 5x³ प्लस 1, ये था ना, y इज इक्वल टू, तो इसको सिर्फ डायरेक्ट न्यू सब्जेक्ट बनाओ कि y माइनस वन डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, ठीक है, और क्यूब रूट ले लो इस तरफ, तो 1/3, 1/3 ये चीज़ तो आ गई ना। अच्छा, अब x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई 5 का होल क्यूब। अब x खुद किसके बराबर होता है, हमें मालूम है किसके बराबर होता है, अरे यार y अगर f ऑफ x के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, f इनवर्स ऑफ y के बराबर नहीं होगा। तो x की जगह तुम क्या रख दो, f इनवर्स ऑफ y एक तरह से इज इक्वल टू वाई माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये पूरे पे क्यूब है। अब हम आंसर को जो एक्सप्रेस करेंगे ना वो y में नहीं एक्सप्रेस करते, हम एक्सप्रेस करते हैं x में। तो हम कहेंगे मतलब इस तरह कहेंगे हम, रिप्लेस y बाय x बाय y। तो f इनवर्स ऑफ y तो रिप्लेस हो गया x से, तो राइट साइड पे भी y की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस वन डिवाइड बाई 5 का होल क्यूब। जी, क्यूब रूट तो खत्म हो गया ना, सॉरी 1/3, नहीं 1/3 क्यों आ रही, हाँ ठीक है 1/3, ये सब 1/3 चल रहा है, 1/3 है ये, हाँ पावर 1/3 हो गई, ठीक है, पावर क्यूब रूट लिया ना हमने असल में, तो क्यूब 1/3 हो गया। अच्छा जनाब, इसमें भी देखिए कुछ इसी तरह से है कि फंक्शन ये दिया हुआ है एंड देन फाइंड द इनवर्स, यानी बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर का स्क्वायर रूट, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इनवर्स फंक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एक काम ये करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड में, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर, ये आ गया, एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस फोर, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब x खुद किसके बराबर होता है, f इनवर्स ऑफ y के बराबर नहीं होता, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस फोर। फिर वो टेक्निक अप्लाई कर दें, y को रिप्लेस कर दें किससे, x से, ये क्या बनेगा, f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर, प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस था ना राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके तो प्लस ही होना है उसको, ठीक। तो सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, x जीरो से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के लिए उसने ये कंडीशन बता दी रेंज की ना। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है ये आपके सामने, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको आप ऑब्जर्व करें। A large mixing tank currently contains 100 gallons of water into which 5 pounds of sugar have been mixed. सपोजिशन कर लीजिए 100 गैलन वाटर का है, ठीक है, इसमें 5
पाउंड्स आपने शुगर मिक्स कर दिए। उसके बाद ये कहते हैं कि अ टैप विल ओपन pouring 10 गैलन्स पर मिनट ऑफ वाटर। आपने टैप ओपन कर दिया, वाटर इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, और 10 गैलन्स पर मिनट, तो 10 गैलन्स पर मिनट, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इनटू द टैंक एट द सेम टाइम शुगर इज poured इनटू द टैंक एट अ रेट ऑफ 1 पाउंड पर मिनट। दोनों का बता दिया कि शुगर किस उससे ऐड हो रही है और वाटर किस उससे ऐड हो रहा है। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द टैंक आफ्टर 12 मिनट। आफ्टर 12 मिनट्स कितनी शुगर कॉन्सेंट्रेट हो चुकी होगी, कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना। इज दैट अ ग्रेटर कंसंट्रेशन देन एट द बिगनिंग। क्या पहले जब स्टार्ट में थी कि उससे ज़्यादा हो चुकी है, अब ये देखना है। रेशो की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और बगैर उसके ज़ाहिर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ यही बात उन्होंने बताई है कि लेट टी बी द नंबर ऑफ मिनट्स। टी तो नंबर ऑफ मिनट्स है ना, ठीक है। सिंस द टैप ओपन, सिंस द वाटर इंक्रीजेज एट 10 गैलन्स पर मिनट एंड द शुगर इंक्रीजेज एट 1 पाउंड पर मिनट, दीज आर द कांस्टेंट रेट्स ऑफ चेंज। ये कांस्टेंट रेट्स ऑफ चेंज है, यानी इसमें आपको मालूम है कि किस रेट से वाटर ऐड हो रहा है, किस रेट से शुगर ऐड हो रही है, ठीक है। This tells us the amount of water in the tank is changing linearly, as is the amount of sugar in the tank. बिल्कुल वैसे ही वाटर ऐड हो रहा है जैसे शुगर ऐड हो रही है, ठीक है। तो अब हम राइट वी कैन राइट एन इक्वेशन इंडिपेंडेंटली फॉर ईच। अलग अलग दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं। वाटर का हमने कहा 100 गैलन्स तो पहले से था, प्लस 10 गैलन्स पर मिनट, यही बताया ना इसमें कि 10 गैलन्स पर मिनट। तो हम लोग का 10 टाइम्स ऑफ टी, एक मिनट में टी टाइम्स में 10 गैलन्स हो रहा है। फर्ज करो एक मिनट तक ऐड हुआ तो 10 टाइम्स ऑफ, तो ज़ाहिर है 10 गैलन्स में ऐड हुआ होगा, और इनिशियल 10 उसमें ऐड हो जाएगा पुराना वाला जो पहले से है। और 12 के लिए तो ज़ाहिर है 120 हो जाएगा, और पहले वाला 10 इसमें ऐड हो जाएगा। ये सिंपल सीक्वेंस, पहले वाला 100। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये एक, अब यही शुगर का हमने निकाला, 5 गैलन्स पहले से थी, 5 पाउंड सॉरी, और 1 टाइम्स ऑफ टी, 1 गैलन 1, यहाँ ये बताया ना इसने, ये 1 पाउंड पर मिनट, ठीक है। तो ये 1 टाइम ऑफ टी इन पाउंड। अब कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है, रेशो होती है, रेशो ऑफ द पाउंड्स ऑफ शुगर टू द गैलन्स ऑफ वाटर। तो 5 प्लस टी डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 टी, ये एक रेशो का फंक्शन बना, इसलिए हम इसको रैशनल फंक्शन कह रहे हैं, ठीक है। Sir, can you repeat what is इसी वजह से हम concentration? इसको रैशनल फंक्शन कह रहे हैं। तो c ऑफ 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 12। ये 12 कहाँ से आया, आपको मालूम है आफ्टर 12 मिनट्स उसने ये बात कही थी। तो ये ज़ाहिर है यहाँ से कैलकुलेट हो गया, तो ये c ऑफ 12 पर रेशियो आ गया। दिस मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन इज 17 पाउंड्स ऑफ शुगर टू 220 गैलन्स ऑफ वाटर। वाटर हो गया 220 गैलन्स, क्योंकि 100 पहले से था और 120 ऐड हो गया। शुगर हो गई है 1 पहले थी और फिर 17 पाउंड हो गए, सॉरी, अब हाँ 12, 5 पहले से थी और 12 अब हो गई है। तो ये 17/220 ये सिचुएशन आई हमारे सामने। वो तो डिफरेंट हो जाएगा ना, वो रेशियो हो जाएगा वाटर टू शुगर का, और यहाँ पर वो शुगर टू वाटर का रेशियो मांग रहे हैं ना, ऊपर लिखा हुआ है ना इसके अंदर। फाइंड द concentration ऑफ शुगर इन द टैंक आफ्टर 12 मिनट, ठीक है जरा। तो अब यहाँ ये उन्होंने 5 प्लस, अच्छा एट द बिगनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 5 प्लस 1 टाइम्स ऑफ टी था ना। तो टाइम को अगर तुम जीरो रखो इनिशियल ऑब्जर्वेशन के लिए तो सिंपल 5 आ गया, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 टाइम्स ऑफ जीरो रखो तो ज़ाहिर है 100 आ गया। तो 5/100 का मतलब 1/20, और यहाँ पर कितना आ रहा है 17/220। विच टर्म इज ग्रेटर, 17/220 इज ग्रेटर देन 1/20, 0.08, 0.05। तो ये टर्म बड़ी है, जाहिर सी बात है। द कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर आफ्टर 12 मिनट्स एट द बिगनिंग।
कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 12 मिनट्स ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली उसके। असल में ये क्वेश्चन रेज क्यों हुआ? ये क्वेश्चन इसलिए रेज हुआ कि इनिशियली भी शुगर थी, इनिशियली भी वाटर था, तो कॉन्सेंट्रेशन होगी कुछ ना कुछ शुगर की। अब आफ्टर 12 मिनट्स पानी उसमें 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 वाटर भी तो ऐड हो रहा है ना, और शुगर भी ऐड। फर्ज करें हम ये कहते हैं वाटर तो ऐड नहीं हो रहा, शुगर ऐड हो रही है, तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल क्लियर था कि ज़ाहिर है शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन वाटर भी ऐड हो रहा है, शुगर भी ऐड हो रही है। तो कहता है आफ्टर 12 मिनट अगर इस रेशियो से हम ऐड करते हैं तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी? क्या शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ तो नहीं गई होगी? तो आपने कैलकुलेट किया, रेशियो कैलकुलेट किया, पता चल गया कि क्या है। ठीक है। वो जाहिर है फिर उसके अंदर शुगर कितनी डालनी चाहिए थी उसको वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड। वही तो मैं कह रहा हूँ, वेरिएबल बनाएंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आके सब्जेक्ट बना देंगे, तो उससे वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद देखें यार। चलिए, सुनो आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, बड़ी मुश्किलों से आया हूँ आज क्लास लेने के लिए। आप लोग हैं तो आप थोड़ा सा जरा इसमें खुद इंटरेस्ट लेके देखें, कोशिश करें कि आज मैं कम से कम बोलूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन पढ़ लें। और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, काइंडली बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, और कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसकी लॉजिक समझो पहले ना, आंसर तो देख लिया होगा तुमने, अब इसकी लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है ये थोड़ा सा इसको मुझे समझाना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, बता रहा हूँ, हाफ ए टी इसको, ये न्यू ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं इसको। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉब्लम, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में भी एक ब्रांच होती है दैट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये समझ लें
थोड़ा सा फंडामेंटल है यार, ये इतना कोई वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत डिटेल की चीज़ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, और ये आई होप के फिजिक्स जिन लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट बिगनिंग फिजिक्स भी पढ़ी है तो वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो जब ये मूव करेगा तो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा ना, यानी स्पीड से मूव करेगा। तो उसको हम कहते हैं, जब स्टार्ट होता है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। जब ये मूव करेगा तो कुछ टाइम लेगा ना मूव करने में। जब ये मूव करेगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना मूव करने में। और जब ये मूव करेगा तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना, जिसकी वजह से इसकी स्पीड में कोई चेंजिंग आएगी। आप एक्सेलरेट करते हैं ना जी, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, ए को एक्सेलरेशन को ए से, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब देखिए हमने एक इक्वेशन बनाई। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई ना कि अगर ये सरफेस पे मूवमेंट हो रही है किसी बॉडी की, सरफेस मूवमेंट का मतलब है गाड़ी जमीन पे चल रही है, रोड पे चल रही है, एक स्मूथ रोड के ऊपर गाड़ी मूव कर रही है, तो वो किसी इनिशियल यानी गाड़ी रेस्ट में थी, लेट सपोज। रेस्ट का मतलब है रुकी हुई। तो इस वक्त जैसे ही ये स्टार्ट होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। और अगर हमें इनिशियल थोड़ी देर बाद कोई वेलोसिटी आ जाती है उसकी, तो हम क्या कहते हैं, वी नॉट से उसको रिप्रेजेंट कर दें, लेट सपोज। तो अब यहाँ वी नॉट कह लें आप या वी आई कह लें आप, बात एक ही है कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होता है इसका मतलब। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लें कि यहाँ ये तो थी सरफेस ऑफ अर्थ पर जब मूवमेंट हो रही है, लेकिन सपोज कीजिए कि मैंने एक बॉडी प्रोजेक्ट कर दी हवा में, ठीक है, अ बॉल इज प्रोजेक्ट इन इन एयर। तो एयर में जब मूवमेंट होती है तो वो फ्रिक्शन तो नहीं होती ना जो रोड पे होती है, यानी आप जब चल रहे होते हैं जमीन पर तो आपके फीट के साथ आप की एक फ्रिक्शन होती है ना, यानी दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, जमीन और आपका पाँव, तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से आप चल सकते हैं। अगर स्लिपरी होता है तो देखा ना कितना मुश्किल होता है चलना, इसलिए कि लेस फ्रिक्शन होती है। तो मैं लिख रहा हूँ, पेन और मेरी जो फिंगर्स हैं उनमें एक फ्रिक्शन है जिसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, वरना क्या होगा, मैं जाहिर स्लिपरी होगा तो नहीं लिख सकते। फ्रिक्शन का मतलब होता है when two surfaces are contact with each other, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है और एक दूसरे के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इनमें इस तरह इंटरलिंक होते हैं कि फिर बॉडी जो है वो मूव कर पाती है। तो अब अगर फर्ज करें मैंने ये कहा कि एयर में मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है किसी बॉडी को, तो अब जमीन पर तो हो नहीं रहा कि फ्रिक्शन होगी, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, वरना तो बॉडी मूव करती जाए हवा में भी। एयर यानी जैसे आप नहीं, फर्ज करो तुम राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो एयर का प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा जिसकी वजह से तुम्हें रेजिस्ट करना तो एयर रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से तुम उसको, अगर तुम्हारी फोर्स ज्यादा है, इंजन की फोर्स ज्यादा है, तो वो मूव करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जैसे सी लेवल, तुम कभी तुम सी सी जो है वहां पे खड़े हो तो तुम देखोगे एकदम प्रेशर है हवा का जो आ रहा है, ठीक है। अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्लियर नजर आएगा कि हवा का एक प्रेशर है जो जो रेजिस्ट कर रहा है तुम्हारे आगे बढ़ने में। लेकिन अगर तुम ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो तुम आगे मूव करते चले जाओगे, उसको काट के, एक तरह से देखा जाए तो जब एयर में मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट के लिए अब हम देखें, हम ये कहते हैं कि ये तो अंडरस्टूड है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो एयर में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। वही भी मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई बॉडी आप इस तरह से ड्रॉप करेंगे ना, बॉडी आप ड्रॉप करेंगे तो ये g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव होती है। हम ऊपर फेंक रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं,
अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो साइन क्या हो जाएगा -9.8 अंडर द ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेसिकली। जब देखो ना जमीन पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ए होगी। एयर में अगर कोई बॉडी यूं मूव कर रही है तो उसके लिए ए नहीं होगा, ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से। जी से ए एक्सेलरेशन को है, एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एयर में जब भी कोई बॉडी हवा में जाएगी तो वो ए कन्वर्ट हो जाएगा असल में जी के अंदर, क्योंकि जमीन पर तो एक्सेलरेशन हो रही है लेकिन एयर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये चेंज हो जाएगा। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड जब ये बॉडी अंडर द ग्रेविटी हो। अंडर द ग्रेविटी का मतलब देखिए दो डायरेक्शंस होंगी ना, एक डायरेक्शन ऊपर जाने वाली और जब ये एक सर्टेन हाइट पे पहुंचेगी तो वापस आने वाली। तो जब सर्टेन हाइट पे पहुंच के वापस आ रही होगी तो ये पॉजिटिव जी होगा, जब एक सर्टेन हाइट के लिए ऊपर की तरफ जा रही होगी तो ये नेगेटिव जी होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ना ये बात। अब आइए जी, ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। भाई ग्रेविटी क्या चीज है, न्यूटन ने ये कहा था कि मैं किसी बॉडी को ड्रॉप करूंगा तो वो टुवर्ड्स द अर्थ मूव करेगी। पेन गिराओगे ऊपर से, कहाँ मूव करेगा, ये तो फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक है ना ये बात। तो वो जो मूव करता है तो वो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट तुम अगर ड्रॉप करोगे तो वो अर्थ की तरफ या जमीन की तरफ, सरफेस की तरफ जो मूव करेगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा। ये उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ से बाहर जाएगी तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होती रहेगी, कम होती रहेगी। इवन तो मून तक चले जाओगे तो मून पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होगी, लेकिन वो 9.8 से रिड्यूस होके 1.6 पे आ जाएगी, बहुत बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बॉडीज जो है वो मूव करती रहती है, जमीन पे नहीं खड़ी रह सकती। ये देखा है ना एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को जो दिखाया गया है या बताया गया है कि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना होने की वजह से चीजें मूव करती रहती है, वो किसी एक जगह स्टैटिक पोजीशन में नहीं आती। फिर वहां पर सस्टेन करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है, और प्रोड्यूस करने का तरीका ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को स्पिन करते रहे, स्पिन करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो इतनी ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट सस्टेन कर सकता हो वहां पर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब S is equal to V naught t plus half of GT AT square प्लस ऑफ S नॉट। ये इस S नॉट को आप छोड़ दें, इसका कंसेप्ट आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिएगा, S क्या है, डिस्टेंस है ना, तो हम किस पे जा रहे हैं, हम तो हाइट पे जा रहे हैं ना, तो हाइट कह दिया हमने। हाइट से मुराद बॉल जो प्रोजेक्ट की है वो तो हाइट पे प्रोजेक्ट की है ना आपने, तो इसको आपने हाइट से रिप्रेजेंट कर दिया, इज इक्वल टू ये a किस में कन्वर्ट हो जाएगा, g के अंदर। साइन कौन सी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, इस वक्त अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि ये g माइनस जी से रिप्लेस होगा, तो माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो गया ना, जी माइनस से रिप्लेस हो गया माइनस जी से, प्लस ऑफ वी नॉट टाइम्स ऑफ टी, ये चीज आ गई। पहले मैंने ये टर्म लिख दी, बाद में मैंने ये टर्म लिख दी। ठीक है, वी नॉट क्या है, इनिशियल फंडामेंटल वेलोसिटी। अब इस ऑब्जेक्ट को, अब सवाल देखिए, ऑब्जेक्ट इज लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड एट अ स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड, 64 फीट पर सेकेंड, तो माइनस हाफ ऑफ, देखिए जी के मेजर करने के दो यूनिट हैं, एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक फीट पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई ना, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो फीट पर सेकेंड स्क्वायर है ना, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में वैल्यू क्या होती है 9.8, फीट पर सेकेंड में वैल्यू क्या होती है 32। हाँ,
कन्वर्जन कर लो ना इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कन्वर्जन फीट पर सेकंड स्क्वायर में कर दो। मीटर बड़ा होता है ना, फीट छोटा होता है, ठीक है। तो 32 फीट पर सेकंड, तो 32 टाइम टी स्क्वायर ही रहने दे, प्लस ऑफ वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, देखिए उसने खुद बताया किस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट की है बॉडी, ये लिखी हुई है 64 फीट पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। तो प्लस ऑफ 64 टाइम्स ऑफ टी, एच ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, हाइट जो अटेन होगी एक मैक्सिमम हाइट, तो एच ऑफ, कहता है एच ऑफ टी इज इक्वल टू -16 टी स्क्वायर, ये 2 से ये 32 कैंसिल आउट हुआ, दैट इज 16 टी स्क्वायर प्लस 64 टी, ये चीज आ गई। अब वो कहता है ये हाइट फंक्शन बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, हाइट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी हाइट चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ता चला जाएगा, हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है कि हाइट आफ्टर 1 सेकंड कितनी होगी, तो टाइम में 1 रख दो, इज इक्वल टू -16 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 64 टाइम्स ऑफ 1। तो ये 64 में से 16 माइनस किया तुमने तो 48 आ गया। तो हाइट आफ्टर 1 सेकंड कितनी हो जाएगी, 48। हाइट आफ्टर 1 सेकंड कितनी हो जाएगी, 48। हाँ, आंसर फीट में आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहता है कि आफ्टर, इन्होंने शायद ये भी कहा था, जी एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम आएगा ना कि जब बॉडी ऊपर पहुंचेगी, यहाँ से आपने फर्ज करें यहाँ से आपने बॉडी ड्रॉप की, प्रोजेक्ट की, ये एक सर्टेन हाइट पे जाएगी, और जाने के बाद क्या होगा, वापस नहीं आएगी क्या, आएगी ना वापस। तो आफ्टर 3.5 सेकेंड वो कहता है कि क्या होगी सिचुएशन, आफ्टर 3.5 सेकेंड सिचुएशन क्या होगी। तो आप कहते हैं एच ऑफ 3.5 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस ऑफ 16 टाइम्स ऑफ 3.5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 64 टाइम्स ऑफ 3.5। अब जरा इसको कैलकुलेट करें, 3.5 का स्क्वायर करें और 3.5 का स्क्वायर करें, आई थिंक ये 9 पॉइंट या 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, और माइनस ऑफ 186 प्लस ऑफ ये भी तो होगा 364 इंटू 3, -190 प्लस 220, इसमें से इसको माइनस कर दो, 28 आ गया। तो आफ्टर 3.5 सेकेंड बाद कितनी हो रही है, 28, कम हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो 1 सेकेंड के बाद कितनी है, 48, 3.5 सेकेंड तो ज्यादा है ना 1 सेकेंड से, तो 3.5 सेकेंड के बाद ये क्या चक्कर है, ये तो 28 हो रही है, तो कम हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाइट ऊपर जा रही है, 1 सेकंड के बाद 48 पे पहुंच गई, लेकिन 3.5 सेकंड के बाद 28 पे आ गई। इसका मतलब है ये ऊपर गई, एक सर्टेन हाइट अचीव की, और उसके बाद अब वापस नीचे की तरफ आ गई, वापस नीचे की तरफ आ गई। तो ये इन्होंने भी बता दिया एट अ हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए हम पहले तो ये काम करते कि V0 को 0 करते, वहां रुकेगी ना, जो मैक्सिमम हाइट अचीव होगी वहां वेलोसिटी क्या होगी, अगर तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 ना हो तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव ही करता रहेगा, एक सर्टेन टाइम पर आकर वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो वो ऑब्जेक्ट रुक के वापस आएगा। देखो ना, जब ये आप यू ड्रॉप करते हैं तो ये एक सर्टेन हाइट पे जाके रुकेगा, एक सर्टेन हाइट पे जाके रुकेगा, और रुक के फिर वापस आना शुरू होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा इसका।
ये 0 हो जाएगा। ट्वेंटी 28 फीट और 48 फीट क्या है ना, फिर टाइम निकालोगे तो मैक्सिमम हाइट पर पहले तुम वो कैलकुलेट, हाँ ना, तो v को 0 रख के t कैलकुलेट कर लोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, उस t को वापस इक्वेशन में पुट करोगे तो h आ जाएगा। ठीक है जनाब, हमारा ये लीनियर फंक्शंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लीनियर फंक्शंस का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास इस वक्त आवाज मेरी क्यों नहीं जा रही, वहां तक जानी चाहिए आवाज तो। हमारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन बैठे हैं, क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। अच्छा, स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दी थी, लेकिन ओके ठीक। अच्छा जनाब, अब मुझे आना है लेक्चर नंबर 6 पर। उससे पहले मैं 2-3 चीजें पूछ लूं। असाइनमेंट 1 आप लोगों ने किया, सबमिट कर दिया। क्विज 1 आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, सबमिट कर दिया। क्विज 2 मैंने दिया, आप लोगों ने उसको बना के सबमिट कर दिया। असाइनमेंट 1 आई थिंक, असाइनमेंट 2 की आई थिंक डेडलाइन आज है या क्या है? नहीं, असाइनमेंट 2 तो अपलोड हो चुका है ना। असाइनमेंट 2 कॉलेज अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तुमने असाइनमेंट बना के जमा करा दिया और तुम्हें याद नहीं है। है, हो चुका है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास अब कितने असाइनमेंट मजीद देने। अब मैं क्विज का सिलसिला ख़त्म कर दूंगा और असाइनमेंट्स पे आ जाऊंगा, ठीक है? तो अब हमारे समझे 2 क्विज और 2 असाइनमेंट्स हो चुके हैं, 2 क्विज और 2 असाइनमेंट हो चुके हैं, ठीक है? और अब मैं 3 असाइनमेंट्स दूंगा आपको, 3 असाइनमेंट दूंगा। 10 मार्क्स का एक असाइनमेंट होगा, 10 मार्क्स का एक असाइनमेंट होगा, जो स्ट्रेटेजी मैं अब सेट कर रहा हूँ। 30 मार्क्स असाइनमेंट के, अभी 20 मार्क्स तो अब तक हो चुके हैं, 5-5 मार्क्स की ईच एक्टिविटी थी, 20 मार्क्स हो चुके हैं। अब मैं 30 मार्क्स के सिर्फ 3 असाइनमेंट दूंगा, और वो 2-2 3-3 चैप्टर्स को मिला के दूंगा। हमें टोटल वी हैव टू अटेम्प्ट 11 चैप्टर्स, हमें टोटल 11 चैप्टर्स अटेम्प्ट करना है। अभी हम आज 6 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 तक हम कर चुके हैं, यानी आपका कोर्स का 50% वी हैव फिनिश्ड, ठीक है? तो अब जो 50% रह गया उससे 3 असाइनमेंट मैं बनाऊंगा, और जो रह गया उससे नहीं, अभी लेक्चर 4 और लेक्चर 5 से भी एक असाइनमेंट बनेगा, फिर 6, 7, 8 से एक असाइनमेंट बनेगा, फिर 9 और 11 से एक असाइनमेंट बनेगा। 10 नहीं है हमारे पास, ठीक है?
तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है मार्किंग प्रोसीजर के लिहाज से, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। ये हम कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट फाइनल एग्ज़ाम के फेज़ की तरफ जाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम की असेसमेंट अभी तक हमने यही यार ये पता नहीं, लेकिन हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो तो यही है कि फिजिकल असेसमेंट जो है ना, फाइनल एग्जाम की जो असेसमेंट होगी वो फिजिकल होगी। आई डोंट नो कि कौन सा टीचर इस तरह कर रहा है कि वो ऑनलाइन ले रहा है, मेरा तो नहीं ख्याल है। अच्छा, लेकिन हम लेंगे, ठीक है, हम लाजमी लेंगे जब तक कि आईबीएस से ये इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाएगी कि आपको फाइनल एग्ज़ाम फिज़िकल असेसमेंट के, फिज़िकल जो फाइनल असेसमेंट है वो फिज़िकल नहीं होगी। हमें जब तक ये इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी उस वक्त तक हम ये नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम कौन से टीचर ऐसा कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, ठीक। अच्छा जनाब, चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, इधर से स्टार्ट करता हूँ मैं कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम सबको पता है कि ज़ाहिर है सेकेंड, फर्स्ट पे चाइना है, दूसरे पे ये है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। With the population about 1.255 billion people in 2013, ये 2013 की पॉपुलेशन बता रहे हैं, ठीक है। The population is growing at a rate of सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। 1% each year, हर साल इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। यानी आप समझिएगा, एक चीज होती है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन। अगर हम डेप्रिसिएशन के ग्राफ बनाए तो वो लीनियरली डेप्रिशिएट हो रहा होता है। गाड़ी है आपने खरीदी जब, तो वो टाइम जीरो रख उसमें सर का ये थी 10 लाख की। नेक्स्ट ईयर आपने कहा एक साल बाद टाइम 1 ये हो गई 8 लाख की, लेट सपोज, फिर आ गई 4 लाख पे, यानी हर साल 4-4 लाख कम हो रहा है। तो ये लीनियरली डेप्रिशिएट हो रहा होगा। अब किसी एक सर्टेन रीजन की पॉपुलेशन है, लेट सपोज एक सर्टेन रीजन की एक पॉपुलेशन है, ये जो इंक्रीज करेगी वो लीनियर नहीं बढ़ेगी कि अगर पहले साल में वहाँ 10,000 लोग हैं, लेट सपोज, मैं इस तरह से कहता हूँ कि यहाँ से यूँ शुरू करते हैं, ये कहते हैं हम 10,000 पीपल किसी एक सर्टेन सिटी में है, अगले साल वो 15,000 हो जाएंगे, उससे अगले साल 20,000, उससे अगले साल 25,000। इस तरह नहीं बढ़ती पॉपुलेशन, लीनियरली नहीं इंक्रीज होती। ग्रोथ जो होती है, इसको पॉपुलेशन ग्रोथ हम कहते हैं, वो इस तरह से इंक्रीज करेगी, ठीक है। इस तरह के कर्व्स को जब हम बनाते हैं तो ये कहते हैं कि हर साल 1.2% ईच ईयर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही है। ठीक है, तो इफ दिस रेट कंटिन्यूस, अगर ये रेट कंटिन्यूस रहता है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल एक्सीड चाइनाज पॉपुलेशन बाय द ईयर 2030 में बढ़ेगी। लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो चाइना की ग्रोथ रेट से ज्यादा है। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो चाइना की ग्रोथ रेट से ज्यादा है, तो वो एक्सीड कर जाएगा उसको, ठीक है। तो इसलिए ये कहता है कि व्हेन पॉपुलेशन ग्रोज रैपिडली वी ऑफन से दैट द ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। ग्रोथ क्या है? एक्सपोनेंशियल है, मीनिंग दैट समथिंग इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। बहुत तेजी से जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियली
एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। To a mathematician, however, the term exponential growth has a very specific meaning. मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव में जब रहते हुए आप देखेंगे तो इसके मीनिंग्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ग्राफ के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। In this section, we will take a look to exponential functions which model this kind of rapid growth. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि फंक्शन कब एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। तो जब भी इस फॉर्म में होगा ना ए बी पावर एक्स, द जनरल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज, बल्कि एक मिनट यहाँ से देखें, व्हेन एक्सप्लोरिंग लीनियर ग्रोथ, जब हम लीनियर ग्रोथ की बात करते हैं या उसको एक्सप्लोर करते हैं तो वी ऑब्जर्व अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। एक कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है जी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद दिला दिया करो स्क्रीन शेयर की। सर हम कब से कह रहे हैं, आपको आवाज नहीं जा रही थी। अच्छा खैर, देखिए मैंने अभी तक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन किया था और एक्सप्लेनेशन तो आप जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है और वो पैराग्राफ तो ज़ाहिर है आपने सुन लिया होगा ना, तो वही चीज़ थी। मैथमेटिकली जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए। आइडेंटिफाइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस व्हेन एक्सप्लोरिंग लीनियर ग्रोथ, जब हम किसी लीनियर फंक्शन की ग्रोथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं अगर, तो वी ऑब्जर्व अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, हम एक कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अ कांस्टेंट नंबर बाय विच द आउटपुट इंक्रीज फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन इनपुट। मिसाल के तौर पर 3x + 4, हमें मालूम है 3 टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू प्लस ऑफ 4, slope tells us the output increases by 3 each time the input increases by 1, ठीक है। The scenario in the India's population example is different, लेकिन अगर हम इसको उठाएं तो इंडिया की पॉपुलेशन की एग्जाम्पल में ये चीज़ डिफरेंट होगी, बिकॉज वी हैव अ परसेंट चेंज पर यूनिट टाइम रादर देन अ कांस्टेंट चेंज। कांस्टेंट चेंज नहीं आ रहा, यानी हर साल, देखिए मकसद समझिएगा, मकसद समझिएगा, 1.2% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब फर्ज करें 2013 में ये कुछ थी, अब क्या होगा, 2013 के लिहाज से 1.2% आपने निकाला, 1.2% ऑफ डिवाइडेड बाय 100 ऑफ टोटल पॉपुलेशन पीटी रखा आपने, तो ये टोटल पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का इंक्रीज आ गया, पॉपुलेशन का इंक्रीज। उस इंक्रीज को आप पीटी के अंदर ऐड कर देंगे जो 2013 की है, तो अब पॉपुलेशन बन जाएगी। अगले साल इन दोनों का समीशन, इन दोनों का समीशन जो है वो 1.2% कैलकुलेट होगा, तो लीनियरली तो नहीं हुआ ना ये, ठीक है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस लिहाज से जनरल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जब भी बनाएंगे ए बी पावर एक्स करके बनाएंगे, where a is any non-zero number, b is a positive real number not equal to 1। इसमें एक चीज समझ लें, if b is greater than 0, अगर b is greater than 1, the function grows at a rate proportional to its size। b 1 से ग्रेटर है तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, ठीक है। if b is greater than 0 and less than 1, the function decays at a rate of proportional to its size। दोनों चीजें समझ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, माइक म्यूट कर दो। मैंने तो हमेशा जी पूछिए कौन क्या कहना चाह रहे हैं। सर आपको आवाज आ रही है?
अनम्यूट कर दिया मैंने, किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो, बल्कि मैंने तो शुरू से ही अनम्यूट किया हुआ है। देखो सर आवाज आ रही है? जाए। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, स्क्रीन शेयर का भी उसने मुझे फोन किया था, इसका मतलब है नहीं आ रही मुझे। सर आपने वो कह रहे हैं कि हम हमारा मतलब सर अपनी स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाएं। ये माइक सर आप स्पीकर अपने लगा हुआ पास तो है। चेक करें आपने। हाँ जी, आप अब बोल सकते हैं, आप बोलिए, अब आपकी सर आवाज आपको आएगी। आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे आवाज आपकी आ रही है। आवाज। जी अब आ रही है आपकी आवाज। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। सर जो आपने भी एक चीज रिपीट की, बी वाली जो अभी आपने अभी रिसेंटली रिपीट की, एंड रिपीट इट अगेन। मैं ये कह रहा था कि देखिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बी पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। और y ए बी पावर एक्स ऐसे ही होगा। ये जो b है ना, अगर ये b ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये होगा y इज इक्वल टू, फर्ज करें 5 इंटू या a टाइम्स ऑफ, फॉर एग्जांपल 2 है, 2 टू द पावर x, लेट सपोज, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का केस होगा। अब जो चीज ग्रो करेगी वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी इस तरह से, ठीक है। और अगर फर्ज करें ये b ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है लेकिन लेस देन 1 है, ठीक है, तो अब जो केस होगा ना वो डिके का केस होगा। दो तरह के केस होते हैं हमारे पास, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का केस होता है और एक एक्सपोनेंशियल डिके का केस होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक एक पानी लूं एक बीकर के अंदर और धूप में रख दूं उसको, थोड़ी देर बाद कम होगा, थोड़ी देर बाद और कम होगा और कम होगा, एक सर्टेन टाइम आएगा जब आकर वो बिल्कुल खत्म होने लग जाएगा। तो इस तरह का केस जो है वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिके का, इस तरह का ग्राफ आएगा। और एक चीज होगी जैसे पॉपुलेशन, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, तो उस सूरत में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का केस होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके हम पढ़ते हैं तो इसकी दो कुछ प्रॉपर्टीज है। ए इज द नॉन जीरो रियल नंबर कॉल्ड द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू नॉन जीरो नंबर है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कराची की पॉपुलेशन 1947 में 1 लाख थी, तो ये एक इनिशियल वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरह ये कहते हैं बी इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। द डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल नंबर, एफ की जो डोमेन है उसमें कोई भी रियल नंबर आ सकता है, फंक्शन जो है वो फंक्शन की डोमेन में ऑल रियल नंबर आ सकते हैं। रेंज ऑफ एफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर अगर ए ग्रेटर देन 0 है, अगर पॉजिटिव है। रेंज ऑफ एफ इज ऑल नेगेटिव रियल नंबर अगर ए लेस देन 0 है, अगर ए लेस देन 0। y intercept and the horizontal asymptote is y is equal to 0। ये कुछ प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो इन्होंने बताई है। अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पार्ट हमने लिया और ये बता दिया, ए इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू होती है, बी ग्रोथ ऑफ फैक्टर और ग्रोथ मल्टीप्लायर पर यूनिट, ठीक है। बी ग्रोथ मल्टी, यानी अगर फर्ज करो मैं यूं कहता हूँ 3 × 5 की पावर एक्स, तो ये इनिशियली हो गया और इस फैक्टर से ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन इस फैक्टर से ग्रो कर रही है। जैसे हमने वहां लिया था ना इंडिया की पॉपुलेशन, तो 1.5 टाइम्स ऑफ परसेंट, ये इस तरह से अगर हम दिखाएं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि आगे जो बात बढ़ाई है इन्होंने वो क्या है। ये देखिए,
यहाँ ये कहते हैं एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन वी लर्न दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट 1.25 बिलियन in the year 2013 with an annual growth rate about 1.2%. The situation is represented by the growth function. इस growth function से represent कर रहे population of t with respect to time 1.25 into 1 point. अच्छा आगे इन्होंने ये बताया है where t is the number of years since 2013. t time है जो years में लिया जा रहा है 2013 से 2013 से, ठीक है जनाब। तो अब यहाँ ये कहते हैं कि द नियरेस्ट थाउजेंड व्हाट विल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बी इन 2031, तो 1.012 टाइम्स ऑफ टी, ये तो दिया हुआ है, यानी ये तो फंक्शन गिवन है ना, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये फंक्शन, ठीक है। तो अब ये कहता है कि टाइम पी ऑफ 2031, गौर से देखिएगा 2013 से 2031, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 2031 माइनस ऑफ 2013, तो 28, हाँ तो 18 आ रहा है, तो P ऑफ 18 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.25 इंटू 1.012 पावर 18, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो P ऑफ 18 ये कहेगा कि 1.549 बिलियन 1.549 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी इंडिया की इस 2031 के अंदर, ठीक है। ये नीचे कुछ ग्राफ्स दिए इन्होंने, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 6 की पावर x है, एक्सपोनेंशियल है, 6 की पावर x माइनस 9 एक्सपोनेंशियल है, 6 पावर x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल है, लेकिन सब में फर्क है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा स्लाइड डिफरेंस है। एक्सपोनेंट सेम है लेकिन एक के साथ कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, 0 है, एक के साथ -9 है, और एक की पावर x प्लस 1 कर दी है, यानी आप समझ सकते हैं 6 इंटू 6 की पावर x, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि x अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करें 1 बाय 1, -2 रखें तो -2 के ऊपर f ऑफ x 6 की पावर -2 दैट इज 1/6 स्क्वायर दैट इज 1/36, माइनस पहला वाला फंक्शन उठा लिया हमने, ये वाला ये फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाएंगी, इन वैल्यूज को अगर हम प्लॉट कर दें तो इस तरह का ग्राफ आए, इस तरह, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें e टू द पावर -x की, ये देखिए e टू द पावर -x, इसको भी अगर मैं ग्राफ करना चाहूंगा तो क्या होगा, वही होगा ना, फंक्शन की वैल्यूज लूंगा, -1 -2 -3 +1 +2 +3, तो अब वो फंक्शन इस तरह से आ रहा है, ये जी क्या कह रहे हैं आप बिलाल, ये तो एक्सपोनेंट है ना, कैलकुलेटर का फंक्शन होता है ये, जी जी जी, एलएन का इन्वर्स होता है ना ये, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज लेंगे, ठीक है जनाब। ये तो एक फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह ये एक ग्राफ दिया है इन्होंने, ये भी एक्सपोनेंशियल मॉडल का ग्राफ है, e पावर x-3 प्लस ऑफ 6, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे, आज मेरे अंदर बस इतना ही स्टैमिना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें मुझसे। सर एक्सपोनेंशियल और लीनियर फंक्शन की कंप्यूटेशन में क्या डिफरेंस होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर की फॉर्म में गिवन होगा और हम उसको उस तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह पावर बना के कैलकुलेट किया जाता है, और लीनियर फंक्शन तो स्लोप से डिटरमिन होता है। थैंक यू।
और कोई सवाल अगर हो, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट का भी बताया था, क्विज का भी बता दिया, नेक्स्ट असाइनमेंट्स का भी बता दिया। तो इंशाल्लाह लजीज अब आपके पास नेक्स्ट असाइनमेंट आएंगे, उसको अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।